नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा। लाल किले के प्राचीर से जिसे डालमिया को दे दिया गया है भाड़े पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से उद्घोष करते हैं। हर बार की तरह इस बार कोई भी नया वादा वो नहीं कर पाते हैं। उन्होंने जितने देर भाषण दिया उससे ज्यादा लोकप्रियता हासिल किया 5वें रो में बैठे हुए राहुल गांधी ने। श्रोतो जी, बहुत बहुत स्वागत है भूमि में। धन्यवाद धन्यवाद। श्रोतो जी, नरेंद्र मोदी, देखो, नरेंद्र मोदी का जो 15 अगस्त का भाषण है वो एट बेस्ट कहा जाए तो एक पागल का प्रलाप है, एक चुनावी भाषण है। ये 15 अगस्त को देने वाला भाषण की कैटेगरी में नहीं आता। दो तीन चीजें स्पष्ट कर दूं मोदी जी के भाषण के बारे में। लोग कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने कोई वादा नहीं किया। दरअसल क्या है, पिछले 10 साल में उपलब्धियों के नाम पर गिराने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए ये एक फ्यूचरिस्टिक एजेंडा सेट करते हैं। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। कैसे होगा ये बताने का कष्ट वो कभी नहीं करते। एक नया चीज आया है, सेकुलर सिविल कोड। सिविल कोड जो है वो अपने आप में ही सेकुलर होता है, वो कम्युनल होता ही नहीं। और ये कहते हैं कि अब तक जो सिविल कोड चला आ रहा है वो कम्युनल है। कम्युनल है का मतलब क्या है? क्या हिंदुओं के फेवर में है, मुस्लिम के अगेंस्ट में है? अगर कम्युनल सिविल कोड चला आ रहा है तब तो आपका एजेंडा वैसे ही पूरा हो गया। मजेदार बात यह है। और आप चाहते हैं कि सेकुलर सिविल कोड हो, तो सिविल कोड कम्युनल होता कब है, कैसे है? सिविल कोड क्या है? देश में हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ण संप्रदाय के लोगों की मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग, सामाजिक मान्यताएं अलग अलग है। आप जब कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर भारत में मामा और भाजी का रिश्ता बाप और बेटी का होता है, और तमिलनाडु में मामा और भाजी के शादी को सबसे अच्छी शादी मानी जाती है। अब आप बताइए कि इस देश में आप कॉमन सिविल कोड कैसे लागू करेंगे? क्या उत्तर भारतीयों को आप बोल सकते हैं कि आप अपनी भांजी से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं? या तमिलनाडु के लोगों को बोल सकते हैं कि आप अपने भांजी से शादी करना आपके लिए गैर कानूनी है? इस तरह के हजारों एग्जाम्पल, मैंने एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो ये सिविल कोड बनाना सरकार का काम नहीं है। पहली बात ये, जो बेसिक चीज है, सरकार का काम है गवर्नेंस, और गवर्नेंस के थ्रू से देश की अच्छी योजनाओं को, जन हितकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाकर देश के समग्र सामाजिक, आर्थिक विकास, राजनीतिक समझ को बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी सिविल कोड बनाना नहीं है, पेनल कोड बनाना सरकार की जिम्मेदारी। कैसे? मैं अपनी बहन से रक्षाबंधन में राखी बंधवाऊंगा या नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत आजादी का प्रश्न है, यह सिविल कोड का मामला नहीं। सिविल कोड का मतलब होता है कि आप लाइफ को, इंडिविजुअल की लाइफ को, सोशल लाइफ को डिटरमाइन कर रहे हैं। इसका हक सरकार को जनता ने नहीं दिया है। ये एक बकवास है जिसको लेकर ये लोग 10-12 साल से हाय हाय कर रहे हैं। ठीक है? इसी तरह से इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजियस मैरिज है, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी व्यक्तिगत स्वाधीनता के स्तर पर है। इसके लिए संविधान और कानून मुझे इजाजत दे रखा है। अगर आप एक कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे तो सबको एक छड़ी से हाँकने की कोशिश करेंगे,
तो ये जो हमारी व्यक्तिगत स्वाधीनता है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सबोटाज कर रहे हैं। सुब्रतो जी, ये भारत की जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो कहा जाता है कि भारत में हर 3 कोस पर जो भारतीय है संस्कृत हो जाता है, तो निश्चित तौर पर लागू किया जाएगा अगर, तो वो तो बहुत, जिस तरह से नरेंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य सवालों पर नहीं, इन मुद्दों पर वो बात कभी करते नहीं है, क्योंकि भाजपा की पॉलिटिक्स जो है वो फासिस्ट पॉलिटिक्स है, वो इमोटिव इश्यूज को लेकर चलती है। जिस बात को कहने से समाज में विभाजन पैदा हो, समाज में लोग इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, उस तरह की बातें करते हैं, वैसे एजेंडा पर काम करते हैं। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वगैरह से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखो, आदमी जितना सुशिक्षित होगा उतना ही इनसे दूर होगा। केरल में जब इनको सीट नहीं मिलता है तो ये कहते हैं वहां के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं इसीलिए हमें वोट नहीं देते। तो खुद ही पढ़ते हैं कि पढ़े लिखे हमें वोट नहीं देते, मतलब अनपढ़ रखो, अनपढ़ हमें वोट देते हैं। स्वास्थ्य की बात जो है, स्वास्थ्य में इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का एक शिकोफा छोड़ा, जिससे मेडिकल कंपनियों को ही लाभ हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनियों को, जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और हॉस्पिटल भी डूब रहे हैं, क्योंकि ईएसआई ट्रीटमेंट जहाँ पे के अंडर में जो भी हॉस्पिटल कवर्ड है, उनको स्टेट गवर्नमेंट्स महीनों तक पैसे ही नहीं देते। तो धीरे धीरे वो भी गरीबों की सेवा करना बंद कर देंगे, गरीबों का इलाज करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब आप वो करवाते हैं, ईएसआई स्कीम के अंडर में कवर करते हैं, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो उनके बिल का भुगतान करें। मेरे मित्रों के हॉस्पिटल है जहाँ पर कि 80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए एक एक हॉस्पिटल का बकाया है हरियाणा से स्टेट गवर्नमेंट पर, जो कि कंगाल नहीं है। हम्म, तो वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे बंद कर देंगे अपनी हॉस्पिटल में सिवाय। ये सब लोक लुभावन नारे देने की बात करते हैं, ये काम में कुछ नहीं करते। इसीलिए हाँ, इन्होंने बिल्कुल। अपने पूरे भाषण में 10 साल के क्या उपलब्धि रही उसका कोई जिक्र नहीं। आपने पिछले 10 सालों में जो वायदे किए उनका क्या हुआ, उसकी कोई जिक्र नहीं। हम आने वाले 37 साल में क्या करेंगे इसकी बात आप कर रहे इसकी बात हैं। तो करते अगर हैं। आपका ट्रैक, एक चीज और है सुब्रतो जी, ये हमारे देश के पड़ोस में, मतलब बल्कि बोलिए कि हमारा भाई बांग्लादेश, वहां पर तख्ता पलट हुआ और आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से यहाँ एक प्रचार फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बहुत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर है कि जब आज से कुछ साल पहले यही अमित शाह, यही नरेंद्र मोदी सीएए का कानून पास किया था, तो क्या इस सीएए कानून का बेनिफिट दे करके बांग्लादेश में जो बसे हुए हिंदू हैं, क्या उसको भारत में शरण देने का नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार ने कुछ घोषणा किया है? अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब शिगुफेबाजी है। मेरी बात सुनो, बांग्लादेश में 1 करोड़ 20 लाख हिंदू रहते हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश में सीएए के तहत नागरिकता देकर आप क्या 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं को भारत में ला सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली बात। ये तो बॉर्डरिंग स्टेट्स में, बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं बांग्लादेश के, वहां पर एक सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए ये चीज किया कहा गया था, और ये तो असम में ही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ये कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि देखो, कोई पॉलिसी जब आप बनाते हो ना, तो वो एक रियलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए नारेबाजी करके, सांप्रदायिक विभाजन करके चुनाव जीतने के लिए बनाई गई इस पॉलिसी, वो धरातल पर तो नहीं उतर सकती। आप छोड़ दीजिए बांग्लादेश की बात, आज पाकिस्तान में भी मोटा मोटी 76 लाख हिंदू हैं, आप उन्हीं को ले आइए, आप वो भी नहीं कर सकते। तो ये सब कानून फानून जो बनता है ना,
ये क्रिमिनल लोगों के गिरोह जैसी सरकार चलती है और ये अपने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में हवा क्रिएट करने के लिए करते हैं। बाहर से आएंगे तो हम हिंदू होंगे तो नागरिकता देंगे, मुस्लिम होंगे या अदर कास्ट के अदर कम्युनिटी के होंगे तो नहीं देंगे। ये भारतीय संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आपको भारत का नागरिक होने के लिए हिंदू होना पड़ेगा? आप ये बता दीजिए। नागरिकता की शर्त किसी धर्म को बिलोंग करना है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि सीएए, एनआरसी वगैरह जितने भी कानून हैं वो गैर संवैधानिक है। वो संविधान की आत्मा है और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध में है। ये तो स्पष्ट बात है, सीधी बात है। इसलिए तो इस तरह से जो विभाजन करने के मतलब लिए फैलाया गया एक षड्यंत्र। हाँ, चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया। कौवा जो बार चुनाव की बारात बात आप कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने अभी कहा है लोकसभा की प्राचीर से कि हम एक चुनाव की बात। सवाल है कितना लागू किए हैं? क्या चीज? राज्यों में होने वाले हैं, लेकिन कई जगह चुनाव का घोषणा नहीं किया गया है। नहीं, एक बार फिर रिपीट करो, मैं पूरा सुन नहीं पाया ठीक से। सवाल एक बार रिपीट कीजिए। सवाल ये है, एक चुनाव, तो एक हाँ, चुनाव मैंने चुनाव एक ही साथ हो, ये गधे पहला चुनाव हैं। होता देखो है ऐसा तो है ना, समस्याएं। ये एक वाली जो मेंटेलिटी है ना, वो एक अधिनायकवाद वाली मेंटेलिटी है। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है। हर राज्य के अलग अलग चुनाव होते हैं, देश का अलग चुनाव होता है, हर राज्य के चुनाव की अलग अलग अवधि है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा खत्म हो रही है, 5 नवंबर को हरियाणा विधानसभा खत्म हो रही है। आप क्या करेंगे? अभी जो ताजा तरीन उदाहरण है, कल जो हमारे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर की चुनाव की तिथि की घोषणा की और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी दूसरे दिन। कहाँ गया आपका वन नेशन वन इलेक्शन? आप तो 4 स्टेट में एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रहे। भारत में तो 31 स्टेट, यूनियन टेरिटरीज है, फिर नेशनल इलेक्शन है। आप कैसे करवा रहे हैं? संभव ही नहीं। ये सब क्या है ना, ये सब शिगुफेबाजी है। एक चुनाव होगा, खर्चे कम होंगे। खर्चे क्यों? आप खर्चे की चिंता कर रहे हैं साहब? आपके ऊपर तो 1.5 करोड़ रुपए का डेली का सिक्योरिटी का खर्चा होता है। उसी को घटा के 1.5 लाख कर दीजिए ना, कितने पैसे बच जाएंगे कैलकुलेट कर लीजिए। ये बातोलेबाजी या कुछ है। असल में क्या है कि मोदी की बातों पर 90% बातों पर 99% बातों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। और कोई भी संघी भाजपाई नेहरू जी एक मजेदार बात कहते थे, मालूम है? आज के लोगों को नहीं मालूम। नेहरू जी कहते थे, अगर कोई संघी कहे कि मैं उत्तर दिशा की मैं जा रहा हूं, तो उसे उत्तर दिशा छोड़कर बाकी तीनों में से किसी भी दिशा में ढूंढो, वो मिल जाएगा। मतलब कि इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है। सुब्रतो जी, आप एक चीज गौर किए होंगे, आरएसएस का जो काम करने का पैटर्न है, वह है जिस चीज को प्रणाम मारना होता है पहले उसको प्रणाम करता है। गांधी की हत्या करनी हुई तो गांधी को प्रणाम किया, नाथुराम गोडसे ने कहा गोली मारी। हाँ, इन्होंने भी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर माथा चुमा था। उसी दिन तय हो गया कि पुराना पार्लियामेंट चला जाएगा। संविधान को इन्होंने प्रणाम किया, मतलब संविधान मिटाने वाले हैं। प्रणाम करके विदाई भी तो की जाती है ना।
तुम्हारे घर में कोई गेस्ट बिल्कुल। आता है, अनचाहा गेस्ट आता है, तो विदा करने के समय तुम क्या करते हो? प्रणाम करते हो ना। तो प्रणाम तो स्वागत में भी किया था, विदाई में भी किया था। इनका प्रणाम विदाई करने वाला है। इतनी सी बात है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जब इसी काम पर हम जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो हम यही कंडित रहते हैं, नरेंद्र मोदी भाषण पर ही कंडित रहते हैं सवाल पर। वो ये कि संविधान मोदी ने भाषण दिया और भाषण देने के बाद या दौरान जो विपक्षी नेता थे राहुल गांधी, उनको 5वें रो या 8वें रो में बैठाया गया और भाषण से ज्यादा लोकप्रियता, ज्यादा मैंने प्रचार बिना बोले राहुल गांधी का हुआ। वो तो होगा ही ना, क्योंकि क्या है कि जब आप किसी का कद छोटा करना चाहते हैं तब क्या होता है, आप अगर उसके नीचे बड़ी लकीर खींचेंगे तब तो ऊपर वाली लकीर छोटी होगी। नाउ व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप बड़ी लकीर खींच नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? या आप दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं। उसको छोटा साबित करने के लिए 5वें रो में बैठा दिया। अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोटोकॉल के अनुसार नेताओं को और अधिकारियों को बैठाया जाता है, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल आज का बनाया हुआ तो नहीं है, ये 1950 से चला आ रहा है। तो जब ये चीज होता है तो क्या हो रहा है कि चर्चा अब किसकी हो गई? राहुल गांधी की हो गई। ये जीरो हो गए, इनके भाषण पर कोई चर्चा ही नहीं। वैसे ही इनके भाषण में चर्चा करने लायक कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत चर्चा भी जो होती, तो ही हैज शॉट इन हिज फुट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी को एडवाइजरी में कैसे कैसे लोग बैठे। क्या वो डुबाने के लिए एडवाइस देते रहते हैं कि, या इनका अपना ही अहम और इनकी अपनी निचता इतनी हावी है इनकी सोच पर, ये कुछ कर ही नहीं सकते दूसरे को छोटा दिखाने के सिवा। क्या मैं सवाल पट्टी आपसे रहेगा, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को कुछ सुझाव देने वाला है? नरेंद्र मोदी क्या करने वाला है? ये ये कार्यकाल मैं समझा नहीं, आवाज कट क्या है, फिर से बोलो। हाँ मैंने पूछा, हाँ मैंने पूछा क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को नहीं, एडवाइजरी टीम है, लेकिन एडवाइजरी टीम में क्या है ना, उनसे बड़े गधे लोग। देखो क्या होता है ना कि जो गधा होता है और हीन भावना से ग्रस्त होता है, वो हमेशा अपने से लोअर आईक्यू वाले लेवल लोगों को अपने एडवाइजरी में रखते हैं। वो कभी भी हायर एडवाइजरी को नहीं रखते हैं। आप उनका मंत्रिमंडल देख लीजिए। निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानती है, इसीलिए वो फाइनेंस मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के नींबू मिर्चा टांगने वाले रक्षा मंत्री है। इसी तरह से जो आपका अश्विनी वैष्णव, वो रेलवे के बारे में कुछ नहीं जानता, वो रेल मंत्री है। तो जो जिस विषय में जीरो है वही उस विषय में मंत्री है। इसका मतलब क्या हुआ? अब प्रधानमंत्री हर विषय में जीरो है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री है। समझ गए बिल्कुल बात को? समझो, ये लोग बाकी जो मिनिस्टर हैं अपने अपने मिनिस्ट्री के विषय में जीरो हैं। हो सकता है ये दूसरे किसी विषय में जानते हैं, ऐसे राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर को चलाना जानते हैं, लेकिन उनको रक्षा दिया गया है। मोदी हर विषय में जीरो है, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर है। अब उसके नीचे जितने लोग हैं सारे जीरो है। सिर्फ मंत्रिमंडल की बात क्यों की जाए? आरबीआई का जो गवर्नर है वो आपको हिस्ट्री का पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री जो का है। सेबी है वो आपको आईएएस है, जो प्रधानमंत्री है वो नॉन जैविक है, अरे नॉन वो छोड़ो ना, बायोलॉजिकल है। अभी तो 45 लेटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी की बहाली हो रही है। उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता है? उनकी क्या योग्यता है? कुछ नहीं। वो क्या है? वो अदानी अंबानी की कंपनी से निकले हुए प्राइवेट कंपनी के नौकर हैं। उनको लाके आज आप जॉइंट सेक्रेटरी बना के दे रहे हैं, तो उनकी योग्यता क्या है? योग्यता इतनी ही होनी चाहिए मोदी के पास कि जो वो हाँ में हाँ मिलाए, चमचागिरी करे
और इनको हमेशा महान बताता रहे, यही चीज है, यही इनके योग्यता का मापदंड है। लेकिन एक चीज और भी है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, वन वे स्पीच देते हैं, राहुल गांधी ऑलरेडी एक पढ़े लिखे आदमी हैं। एक आदमी, मैंने एक न्यूज पढ़ा था बहुत पहले, आपने भी सुना होगा, एक शिक्षक ने सवाल किया कि बच्चों को पढ़ाया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, इस बिना पर उसकी नौकरी चली गई। तो जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों के प्रति इसके मन में असम्मान है, नफरत है, घृणा है, हार्ड वर्क से इस पर तो मैंने पहले भी कहा है, एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी, नीचा होने का, इंफीरियर मतलब हीन, खराब होने पर जो गर्व करते हैं वो तो ही करें। हेल्थ हो, ना ही किसी का घर हो, ना ही किसी ऐसा के ही पास बेहतर ऐसा ही व्यवस्था हो। समाज और ऐसी ही जनता फांसीवादियों के लिए मुफीद होती है। मैंने पहले कहा ना, केरल के लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए इनको वोट नहीं देते, खुद कहते हैं। इसका मतलब यूपी के लोग वोट देते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बिहार के लोग वो वोट देते नहीं है, हैं जो पढ़े बिल्कुल। लिखे नहीं है। जो मूर्ख है वही इनको वोट देगा ना, जो शिक्षित है, सुशिक्षित है, वो तो इनके तिलस्म को देख लेगा ना, समझ लेगा इनकी चालबाजियां क्या है, कारगुजियां क्या है, वो तो सबके सामने इसको एक लाइन में हम हिंदुस्तान के नाम पर मूर्खिस्तान बनाना ये चाहिए इसको। चाह क्या रहे, ये पाकिस्तान जैसी अवस्था में ही इनका यह संभव है, सर्वाइवल संभव है। मैंने कहा मूर्खिस्तान, मूर्खों का हाँ, हिंदुस्तान। मूर्खिस्तान ही होगा, बनाएगा, वो बनाएगा ही। बिल्कुल। वो खुद ही तो वो सुब्रत जी, एक चीज हम चौथी फेल है। वो क्यों चाहेगा कि कोई पांचवी पास हो इस देश में? वो तो चौथी पास को भी देखना नहीं चाहेगा। सुब्रत जी, आप के साथ व्यवहार किया गया है, संक्षेप समाज में किस मैं तरह यही व्यक्त कह करें? सकता हूँ कि ये देखो, एक हारे हुए मानसिकता की बातें थी। मोदी हार स्वीकार कर चुके हैं अंदर ही अंदर। उनके पास, वो जानते हैं कि मेरे जादू खत्म हो चुका है, मेरे पिटारे से अब कोई भी झूठ निकालो उसका कोई असर नहीं हो रहा है। राहुल गांधी उनसे मीलों आगे बढ़ गए हैं लोकप्रियता में, ठीक है, और राहुल गांधी से वो डरे हुए। अब मैं एक चीज राहुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि गांधी, महाराष्ट्र चुनाव के बाद मोदी देश छोड़कर भाग जाएंगे, उसके बाद कोई चारा नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कहा है कि मोदी जी बहुत डरे पूरा डरा हुआ जहन। आता है, डालता है। राहुल गांधी एक उम्मीद की तरह इनके सामने दिख रहे हैं, जो खतरा महसूस कर पा रहे हैं। और ये तमाम चीजें उन्होंने जो अपने भाषण में व्यक्त किया है, वो स्पष्ट रूप से भारत को एक ऐसे देश बनाने की दिशा में जा रहे हैं जहां जहां पर या तो लोग उनकी बात सुने तो मूर्ख हो जाए, या ना सुने तो आगे बढ़े। इसलिए उनके प्रभाव का कोई ज्यादा महत्व नहीं पड़ा, ना ही नहीं कोई नहीं, कोई चर्चाएं चर्चा, हुई, या ना गोदी ही कोई। मीडिया तक चर्चा नहीं कर रही है। हमारी जी आपकी बात बिल्कुल। छोड़िए ना, हम तो विरोधी खेमे के माने ही जाते हैं, ब्रांडेड है। जो इनके साथ ही हैं वो खुद चर्चा नहीं कर वो भी चर्चा नहीं करते। रहे। मतलब क्या हुआ? ये इसलिए ऐसे सीधे होगा, और संन्यास ले ले और अपने आप को जनता के हवाले कर दे। जनता जो फैसला करेगी नहीं उसके नहीं, लिए ज्यादा संन्यास बेहतर वगैरह कुछ रहेगा। नहीं लेंगे ये, देश छोड़ के भाग देंगे। इनके पास बहुत पैसे हैं, सेफ हेवन में जाके बैठे रहेंगे। पता नहीं कौन पॉलिटिकल सेक्टर इनको देगा या नहीं देगा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं है। क्योंकि यहाँ रहेंगे तो बाकी जिंदगी तिहाड़ में बीतेगी, राहुल तो छोड़ेगा नहीं। होगा भी है। तो इसी के साथ हम अपना स्ट्रीम समाप्त करें। कि बताना चाहेंगे लोगों को कि अपने चीजों को देखिए, महसूस कीजिए, अपने आसपास में देखिए, आप तमाम विपदाओं से कुछ चीज जो भी नहीं है। हम नेक्स्ट आपसे, और हम लोग करना चाहेंगे कि हमारे